नमस्ते। इस खास विश्लेषणात्मक सत्र में सभी का स्वागत है। आज बिहार के ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रोफाइल को बहुत ही बारीकी से समझा जाएगा। ये पूरा सत्र विशेष तौर पर आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। बिना किसी गैर जरूरी बात के सीधा उन सटीक तथ्यों पर फोकस रहेगा जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा अहम है और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले बात होगी ऐतिहासिक उत्पत्ति की, फिर भौगोलिक स्थिति, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की रैंकिंग और आखिर में एक बहुत ही जरूरी क्विक रिवीजन और क्विज। तो सबसे पहले उस टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर टकरा ही जाता है, ऐतिहासिक उत्पत्ति। 12वीं शताब्दी की वो कौन सी जड़ें हैं जिन्होंने इस राज्य को इसकी आज की पहचान दी है? आइए समझते हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों यानी बौद्ध भिक्षुओं के मठों की भारी तादाद ने इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। असल में ये बिहार शब्द इन्हीं विहारों की अधिकता से निकलकर आया है। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 12वीं शताब्दी और बौद्ध विहार ये दोनों ही ऐसे कीवर्ड्स हैं जो किसी भी उत्तर को एकदम सटीक बना देते हैं। इतिहास को डिकोड करने के बाद अब राज्य की भौगोलिक स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि नक्शे पर यह राज्य असल में कहाँ स्थित है। अगर भौगोलिक नजरिए से देखें तो ये राज्य भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट हिस्से में एक बेहद खास जगह पर स्थित है। सुनने में ये एक बहुत ही सीधा सा फैक्ट लगता है, लेकिन एग्जाम के भारी दबाव में दिशाओं को लेकर अक्सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए भारत के नक्शे पर इस उत्तर पूर्व लोकेशन को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी आंकड़े की, और वो है कुल क्षेत्रफल, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अक्सर मल्टीपल चॉइस सवालों में परीक्षक इन अंकों को थोड़ा सा घुमाकर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे 94,136 या 94,613 कर देंगे। इसलिए ये 94,163 का नंबर एकदम कंठस्थ होना चाहिए। परीक्षा में एक एक नंबर इसी सटीकता से पक्का होता है। क्षेत्रफल के इस सटीक नंबर को जानने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रैंकिंग भी देख लेते हैं। पूरे देश के संदर्भ में ये आंकड़े क्या कहते हैं? अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इस राज्य का कुल हिस्सा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का ठीक 2.86% बनता है। ये एक बेहद हाई यील्ड डेटा पॉइंट है। पूरे भारत के विशाल भूभाग में ये 2.86% का हिस्सा अपने आप में एक बहुत ही घनी आबादी और शानदार ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। और इसी 2.86% हिस्सेदारी का सीधा सा नतीजा ये है कि कुल क्षेत्रफल के मामले में भारत के सभी राज्यों में इसका 12वां स्थान है। परीक्षा के लिए ये एक और सॉलिड फैक्ट है। राष्ट्रीय स्तर पर इस 12वीं रैंक को एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में याद रखा जाना चाहिए। अभी तक कई अहम आंकड़े और तथ्य डिस्कस हो चुके हैं। इन सबको पक्का करने और एग्जाम हॉल में तुरंत याद आने के लिए अब एक क्विक रिवीजन और अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल एग्जाम से ठीक पहले के रिवीजन के लिए ये विजुअल चेकलिस्ट बहुत काम की है। बस इन 5 बातों पर ध्यान देना है। नाम की उत्पत्ति हुई बौद्ध विहारों की अधिकता से। समय था 12वीं शताब्दी। लोकेशन है उत्तर पूर्व भारत। कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर और राष्ट्रीय स्तर पर 2.86% की हिस्सेदारी के साथ 12वीं रैंक। इस चेकलिस्ट से पूरा टॉपिक एक ही बार में रिवाइज हो जाता है। चलिए अब एक छोटे से टेस्ट से मेमोरी चेक करते हैं। पहला सवाल सीधे तौर पर ऐतिहासिक उत्पत्ति से जुड़ा है। बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार को अपना नाम किस शताब्दी में मिला? अभी जो हमने एनालिसिस किया उसके आधार पर इसका बिल्कुल सही जवाब 12वीं शताब्दी है। ऐसे सीधे सवाल कॉन्सेप्ट की स्पष्टता को जांचने के लिए बेहतरीन होते हैं। दूसरे अभ्यास प्रश्न के लिए सटीक नंबरों को याद करना जरूरी है। सवाल है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में इसका स्थान क्या है? अगर चेकलिस्ट दिमाग में है तो जवाब तुरंत आना चाहिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर और 12वां स्थान। इन आंकड़ों को बार बार दोहराना ही पूरे नंबर लाने की असल चाबी है। इस सत्र को खत्म करते हुए ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प लगता है कि कैसे 12वीं शताब्दी का एक सांस्कृतिक नाम आज 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल आधुनिक राज्य को परिभाषित करता है। ये एक गहरा सवाल छोड़कर जाता है, प्राचीन ऐतिहासिक जड़ें आज भी हमारी आधुनिक भौगोलिक सीमाओं और पहचान को खामोशी से कैसे तय करती हैं। इस विचार और इन जरूरी तथ्यों के साथ आज का यह अध्ययन सत्र यहीं समाप्त होता है। निरंतर अभ्यास करते रहें। क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक उन सभी के लिए गेम चेंजर है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जहां ऐतिहासिक टाइमलाइंस और स्टेट फॉर्मेशन से जुड़े सवाल आते हैं। आज हम डिकोड करेंगे बिहार के क्षेत्रीय विकास को। किसी भी कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम में बिहार के गठन से जुड़े 4 बुनियादी साल सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। एग्जामिनर अक्सर डेट्स और शब्दों के जाल में आपको उलझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम इस पूरे टॉपिक की इतनी गहराई से चीरफाड़ करेंगे कि एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं?
सबसे पहले बिहार के गठन का इंट्रोडक्शन, फिर दिल्ली दरबार की घोषणा, उसके बाद 1912 और 1936 के अहम विभाजन, साल 2000 में झारखंड का अलग होना, एक क्विक रिवीजन और आखिर में नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बिहार के गठन का परिचय। इतिहास के पन्नों में बिहार का नक्शा कई बार बदला है। अगर हम इस पूरे टॉपिक का एक मैक्रो व्यू लें तो पूरा का पूरा सार सिर्फ 4 अहम सालों के इर्द गिर्द घूमता है। 1911 में घोषणा, 1912 में गठन, 1936 में ओडिशा का अलग होना और साल 2000 में झारखंड का विभाजन। हर एक साल अपने आप में एक कंफर्म्ड एमसीक्यू है, तो डिटेल्स में जाने से पहले इस टाइमलाइन के स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। सेक्शन 2, दिल्ली दरबार की घोषणा। हमारी टाइमलाइन की सबसे पहली और बेहद क्रूशियल डेट है 12 दिसंबर 1911। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और पहली बार एक अलग बिहार प्रांत बनाने का इरादा दुनिया के सामने रखा गया था। एग्जाम में अक्सर ये सीधा और सटीक सवाल आता है कि अलग बिहार की घोषणा कब और कहाँ हुई, तो आपका जवाब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 1911 दिल्ली दरबार। अब यहाँ एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक एग्जाम ट्रैप है। घोषणा या अनाउंसमेंट शब्द का असली मतलब समझिए। घोषणा का मतलब सिर्फ इतना था कि सरकार ने एक नया प्रांत बनाने का अपना इरादा जाहिर किया था। ये कोई कानूनी गठन नहीं था। एग्जामिनर अक्सर इसी शब्द से खेलते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सवाल में घोषणा हुई लिखा है तो आपका सीधा फोकस सिर्फ और सिर्फ 1911 पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, 1912 और 1936 का विभाजन। इरादे के बाद बारी आती है एक्शन की। तारीख थी 22 मार्च 1912 जब बिहार प्रांत का कानूनी तौर पर गठन हुआ। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिस पर आपको पूरा ध्यान देना है। इस नवगठित प्रांत में ओडिशा भी शामिल था। जी हाँ, 1912 में जो बिहार बना वो आज का बिहार नहीं था, बल्कि उसमें ओडिशा का एरिया भी शामिल था। एग्जाम में अक्सर ये शर्त ऑप्शंस में छुपी होती है, इसलिए ओडिशा सहित वाले पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिएगा। इस बारीक लेकिन बेहद अहम फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। 12 दिसंबर 1911 को सिर्फ घोषणा हुई थी, जबकि 22 मार्च 1912 को असल गठन हुआ था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गठन कब हुआ और आप गलती से 1911 टिक कर दें तो सीधे नंबर कटेंगे। सही जवाब हमेशा 1912 ही होगा। यही वो सिमेंटिक क्लैरिटी है जो टॉपर्स को बाकी स्टूडेंट से अलग करती है। इसके बाद क्षेत्रीय विकास के अगले चरण में एक और बड़ा मोड़ आया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा आधिकारिक तौर पर अलग अलग प्रांत बन गए। 1912 में जो राज्य एक साथ जुड़े थे वे अब कानूनी और प्रशासनिक रूप से 2 बिल्कुल अलग प्रांतों में बंट गए। यानी 1 अप्रैल 1936 वो दिन है जब उड़ीसा पहली बार बिहार से अलग हुआ। ये बिहार के भूगोल का पहला बड़ा अलगाव था और इसे याद रखना आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सेक्शन 4, साल 2000 में झारखंड का अलग होना। अब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आते हैं। यहाँ एक और टेक्निकल टर्म पर ध्यान दीजिए, अस्तित्व में आना या एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है किसी क्षेत्र का पूरी तरह से एक नए, स्वतंत्र और अलग राज्य के रूप में भौतिक और कानूनी रूप से हकीकत बनना। जब आप एग्जाम में इस तरह के भारी भरकम शब्द पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि बात एक पूरी तरह से नई स्टेट के जन्म की हो रही है। और वो ऐतिहासिक दिन था 15 नवंबर 2000। इसी दिन बिहार के नक्शे में आखिरी बड़ा बदलाव हुआ और झारखंड को अलग करके एक नया स्वतंत्र राज्य बनाया गया। ये हमारी टाइमलाइन की चौथी और सबसे रीसेंट अहम तारीख है। 15 नवंबर 2000 की ये तारीख आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न बिहार और झारखंड दोनों का स्वरूप इसी दिन तय हुआ था। सेक्शन 5, टाइमलाइन का क्विक रिवीजन। अब वक्त है हाई यील्ड रिवीजन का, ताकि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। चलिए फटाफट देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में सिर्फ घोषणा। 22 मार्च 1912 उड़ीसा सहित बिहार प्रांत का गठन। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा का अलग होना और अंत में 15 नवंबर 2000 बिहार से अलग होकर झारखंड का नया राज्य बनना। एकदम सिंपल और क्लियर। एग्जामिनर के बुने हुए जालों से बचने के लिए इन पॉइंट्स को गांठ बांध लीजिए। 1911 का मतलब है सिर्फ घोषणा, 1912 मतलब गठन लेकिन ओडिशा के साथ, 1936 में ओडिशा बाहर हुआ और 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ। अगर आपने इस क्लैरिटी के साथ पढ़ाई की है तो एग्जाम में कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं बचता। सेक्शन 6, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कि अभी तक आपने कितना ग्रैस्प किया है। ये रहा आपका पहला सवाल। बिहार प्रांत, जिसमें ओडिशा शामिल था, उसका आधिकारिक तौर पर गठन कब किया गया था? ध्यान दीजिए, यहाँ गठन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, घोषणा का नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस ट्रैप के बारे में बात की थी। सोचिए इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है 22 मार्च 1912। याद रखिए, 1911 में सिर्फ इरादा जताया गया था, लेकिन 1912 वो साल था जब इसे कानूनी रूप से लागू किया गया। अगर आपने इस डिफरेंस को पकड़ लिया तो समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो थोड़ा ज्यादा प्रिसिजन मांगता है। किस सटीक तिथि पर बिहार से अलग होकर झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया?
इस सवाल में आपको सिर्फ साल नहीं बल्कि पूरा दिन, महीना और साल एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए। और इसका सटीक जवाब है 15 नवंबर 2000। इस डेट को अपनी मेमोरी में परमानेंटली फिक्स कर लीजिए। ये वो दिन था जिसने आज के बिहार का ज्योग्राफिकल शेप तय किया। एग्जाम्स के नजरिए से ये एक एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। और इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन पूरा होता है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें। हिस्ट्री की टाइमलाइंस में मास्टरी हासिल करने के लिए एग्जाम में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की बारीकी समझना कितना जरूरी है। आज हमने देखा कि कैसे घोषणा और गठन के बीच का छोटा सा फर्क पूरे के पूरे आंसर को बदल देता है। एग्जाम क्रैक करना सिर्फ रट्टा मारने का गेम नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि सवाल आपसे पूछना क्या चाह रहा है। इसी तरह चीजों को डिकोड करते रहिए और अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाइए। मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार छात्रों, इस एक्सप्लेनर में हम बिहार की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय रूपरेखा का एक डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि ये सेशन आपके लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। हम उन सटीक हाई यील्ड आंकड़ों पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। पहले हम फाउंडेशन और आइडेंटिटी कवर करेंगे, फिर स्पेशल ज्योग्राफी, उसके बाद डेमोग्राफिक्स और क्लाइमेट, फिर एक क्विक रिवीजन समरी और अंत में आपकी तैयारी पर रखने के लिए कुछ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, फाउंडेशन और आइडेंटिटी, यानी राज्य की स्थापना और उसका आकार। देखिए, किसी भी राज्य के बारे में पढ़ते वक्त उसका स्थापना दिवस सबसे बेसिक और सबसे जरूरी फैक्ट होता है। एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये तारीख बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लेनी है। 22 मार्च। हर साल 22 मार्च को ही राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसे भूलने का तो कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। अब आते हैं राज्य के आकार पर। आधिकारिक तौर पर राज्य की भौगोलिक सीमा का आकार आयताकार है, जिसे हम अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर कहते हैं। अब ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जब वृत्ताकार, त्रिभुजाकार और आयताकार जैसे ऑप्शन सामने आते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए, शेप आयताकार है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, स्पेशल ज्योग्राफी, यानी राज्य के आयाम। ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत क्रूशियल है। ये वो डेटा है जहां आपको एग्जैक्ट नंबर्स याद रखने होते हैं। राज्य की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है 345 किलोमीटर्स और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर्स। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत ही आसान ट्रिक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखिए, 3, 4, 5 एकदम लगातार आने वाले नंबर्स, 345 किलोमीटर्स, है ना मजेदार? और चौड़ाई के लिए 483 किलोमीटर याद रखना है। ये दोनों फिगर्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं, जनसांख्यिकी और जलवायु, यानी यहाँ की पॉपुलेशन और रेनफॉल का क्या पैटर्न है। अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करें तो पूरे भारत की कुल जनसंख्या का ठीक 8.60% हिस्सा इसी राज्य में रहता है। ध्यान दीजिए, ये कोई रफ एस्टिमेट नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एग्जैक्ट डेसिमल याद रखना होता है, तो ये नंबर 8.60% एकदम रख लीजिए। अब इसी 8.60% हिस्सेदारी के बेसिस पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट बनता है। इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण पॉपुलेशन साइज के मामले में भारत के सभी राज्यों में इस राज्य का स्थान तीसरा है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, प्रतिशत में 8.60 और रैंकिंग में थर्ड। अब क्लाइमेट को देखते हैं। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा यानी एवरेज एनुअल रेनफॉल 112 सेंटीमीटर है। अब यहाँ एग्जामिनर अक्सर एक ट्रिक खेलते हैं। वो ऑप्शंस में 112 मिलीमीटर या 112 इंच दे देते हैं और स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। इसलिए नंबर के साथ साथ यूनिट भी याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, 112 सेंटीमीटर। ठीक है? और अब समय है हमारे चौथे सेक्शन का, क्विक रिविजन। अपने नोट्स तैयार कर लीजिए क्योंकि हम एक रैपिड फायर समरी देखने वाले हैं। एग्जाम्स के नजरिए से ये आपकी अल्टीमेट मास्टर लिस्ट है। इसे एक तरह से अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। स्थापना 22 मार्च, आकार आयताकार, उत्तर से दक्षिण लंबाई वही हमारी 3, 4, 5 वाली ट्रिक 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, जनसंख्या की हिस्सेदारी 8.60% और जनसंख्या रैंक तीसरी। बस ये 7 हाई यील्ड फैक्ट्स आपके मार्क्स पक्के कर सकते हैं। चलिए फाइनली आते हैं सेक्शन 5 पर, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखते हैं आपने कितना रिटेन किया है। पहला क्वेश्चन, राज्य की उत्तर से दक्षिण की एग्जैक्ट लंबाई कितनी है? थोड़ा सोचिए, याद है वो ट्रिक? बिल्कुल सही जवाब है 345 किलोमीटर्स। एग्जाम के उस भयंकर प्रेशर में यही 3, 4, 5 वाली ट्रिक्स आपका टाइम भी बचाती हैं और एक्यूरेसी भी बढ़ाती हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये एक 2 पार्ट क्वेश्चन है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा इस राज्य में है और पॉपुलेशन के हिसाब से इसका रैंक क्या है? और इसका सही जवाब है 8.60% और रैंक है तीसरी। एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये दोनों ही फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होने चाहिए। और आज का हमारा आखिरी सवाल जो शेप और क्लाइमेट को कंबाइन करता है।
राज्य का भौगोलिक आकार क्या है और यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जवाब है आकार, आयताकार और औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बारे में नहीं है। असली खेल इस बात का है कि इन बेसिक और सटीक फैक्ट्स पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। इन आंकड़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, यही आपकी सफलता की मजबूत नींव बनेंगे। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी आगे की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।